हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और वो अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर आप सभी के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इस पेपर से आप सभी के पेपर में 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, सबसे पहली बात। और दूसरा फायदा आप सभी के पेपर में यहाँ से ये मिलने वाला है कि सेम ये इसी साल का, मैं आप सभी को बता दूं, 2022 का दिसंबर 26 दिसंबर को ये एनसी वेब का जो पेपर हुआ है उस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप सभी को ये भी पता चल जाए कि किस तरीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सभी के पेपर में आ रहा है। ये पेपर का एक एनालिसिस है और कैसे क्वेश्चन भविष्य में आ सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर 16 वाले बच्चों का पेपर यहाँ पर 75 मार्क्स भी लिखा है तो भी आप इसको 100 ही कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि जो एनसी वेब है उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उनका 75 मार्क्स का और रेगुलर का 75 मार्क्स का होता है। लेकिन सोल के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल या फिर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए आप इसको 100 ही पूरा कंसीडर करेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और एक बारी आप सभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल केयरफुली रीड कर लेना। जैसे टॉप पे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर लिखना होगा, क्वेश्चन पेपर का अपना रोल नंबर लिखना होगा और इसके बाद में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 करने हैं या 5 करने हैं, ये यहाँ पर मेंशन होंगे। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और 5 क्वेश्चन आप सभी को करना होगा। सभी क्वेश्चन जो होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे, जैसे एक क्वेश्चन आप सभी का 20 मार्क्स का बन जाएगा। अब यहाँ पर 20 मार्क्स का बनेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि हम कितना लिखेंगे, तो आप सभी को ध्यान रखना है मिनिमम 4 पेजेस आपको लिखने हैं बैक टू बैक। और अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप 7 से 8 पेज लिख सकते हैं। एक आंसर के अंदर क्या क्या बातें होंगी, तो एक आंसर जो आपका होगा उस एक आंसर के अंदर आपका आंसर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले उसका आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद में उसकी मेन बॉडी बनानी है और लास्ट में आपको उसका कंक्लूजन डालना है। ये तीनों चीज हर एक क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखनी है। और आप अपना पूरा जो पेपर है या तो इंग्लिश भाषा में या फिर इसको पूरा हिंदी, इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पेपर आप सभी के सामने आ चुका है, यहाँ पर हिंदी में इंस्ट्रक्शंस थी। हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आए थे और बहुत मुश्किल भी आए थे यहाँ पर। और पेपर आसान भी था, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम ही बैलेंस लेके चल रहे हैं तो उनका तो ठीक है, और बाकी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं है तो उनके साथ दिक्कत है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज्यादा घूमा हुआ है और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के पेपर में बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन किस किस चीज के ऊपर बनेगा मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पर आपसे दास वंश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, स्लेव डायनेस्टी से आपके बारे में पूछा जाएगा। आप सभी को पता है दास वंश जो है वो 13वीं शताब्दी जो है आपकी 13वीं शताब्दी उसमें मुख्य रूप से रहता है। और 14वीं शताब्दी जो लिखा हुआ है, इस 14वीं शताब्दी में आप देखोगे तो इस 14वीं शताब्दी में आप दास वंश को छोड़कर यहाँ पर खिलजी जो वंश है, खिलजी वंश, उसका कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। खिलजी वंश का 14वीं शताब्दी में कंट्रोल हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान अमीर वर्ग की संरचना का आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी अमीर वर्ग की नेगेटिविटी बतानी है। तो सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि अमीर वर्ग कहा किसको गया है। तो अमीर वर्ग उनको कहा जाता है जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। हमने देखा दास वंश में कई सारे शासकों ने राज किया। उन सभी शासकों के अंदर अगर आप देखोगे दास वंश के अंदर, उन सभी शासकों को अगर आप देखोगे दास वंश के अंदर, तो उसमें सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे ही हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अमीर थे जो इस बात के षड्यंत्र में लगे हुए थे कि किस तरीके से कभी भी, क्योंकि मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के अंदर यहाँ पर क्या किया था, नियुक्त किया था, दिल्ली सल्तनत के ऊपर नियुक्त किया था ताकि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जा सके। अब आपको मैं यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बारे में बता देता हूँ कि भाई मोहम्मद गौरी कौन था। मोहम्मद गौरी जो है वो स्लेव डायनेस्टी का एक तरीके से आप कह सकते हो कि मोहम्मद गौरी की वजह से हुआ था, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 3 अपने प्रदेश जीत रखे थे। सबसे पहला जहाँ का ये मूल रूप से शासक था इसका नाम गजनी था। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है जिसका नाम मुल्तान है।
और तीसरे नंबर पे आ जाता है जो है दिल्ली। इन 3 जगह का ये शासक था। दिल्ली जो है वो तराइन की दूसरी लड़ाई में, कब? तराइन की दूसरी लड़ाई में, सेकंड वॉर में, तराइन सेकंड की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर वो क्या होता है, दिल्ली को जीतता है। कब जीतता है? ध्यान रखना है 1192 में। और इसके बाद में दिल्ली का शासन संभालने के लिए एक अपना सेनापति नियुक्त करके जाता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन। लेकिन हम देखते हैं आगे चलकर 1206 में आकस्मिक रूप से मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली की तख्त पे या शासन पे आ जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किया था, मोहम्मद गौरी ही मर गया और उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तो इस वजह से जो दिल्ली का जो पद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाता है। उस समय बहुत सारे ऐसे अमीर थे जो क्या कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करना चाहते थे। अमीर का मतलब होता है मंत्री, क्योंकि ये तो एक गुलाम था, तो भाई मंत्री सोचते थे कि ये गुलाम कैसे शासन करेगा। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक आप देखते हो पोलो खेलने के बाद 1206 में आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक शासक बना और 1210 में पोलो खेलते हुए गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और इसके बाद में इसका पुत्र आराम शाह जो है वो अगला शासक बनता है। आराम शाह जो है वो बहुत ज्यादा अयोग्य था और अयोग्य होने की वजह से उसकी शासन में एक अच्छी भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से एक ही वर्ष के भीतर इसको हटा दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक का अगला जो वारिस बना या अगला कहें हम इल्तुतमिश बना। और इल्तुतमिश जो था वो इसका ही क्या था, दास था, गुलाम था। आप सभी को ध्यान रखना है किसका गुलाम था, इल्तुतमिश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो यहाँ पर इल्तुतमिश के शासन के टाइम पे भी अमीरों ने अपनी नेगेटिव भूमिका निभाई थी कि उसको हटाकर वो चाहते थे, कोई भी शासक हो तो वो उसको हटाकर चाहते थे हम शासन पे आ जाएं, हमें अधिक से अधिक जागीरें मिले। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आप सभी को ये ध्यान रखना है। और तीसरी बात, ये हमेशा एक बात ये सोचते थे अपने मन में कि राजा हमेशा दुर्बल रहे ताकि हम अधिक से अधिक अपनी स्वतंत्रता का भी उपयोग कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप सभी को पूरा का पूरा डालना था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी विभिन्न योजनाओं का आपको वर्णन करना है। तो कितनी योजनाएं हैं इसकी, बेसिकली 4 से 5 योजनाएं आपको याद रखनी है। सबसे पहले नंबर पे मैंने इसके बारे में डिटेल से बात भी करी है, 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा भी है और आप लोग भी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जरूर देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी योजनाएं क्या है। तो 4 से 5 योजनाएं, 4 योजनाएं मुख्य रूप से। सबसे पहला इसने क्या किया था, दोआब में कर वृद्धि करी थी। दोआब में कर वृद्धि करना, कर का मतलब होता है टैक्स और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना। देखो दोआब जो है, जैसे पंजाब होता है, ये जो आब शब्द है इसका मतलब होता है नदी और दो का मतलब है दो नदी। दो नदी के बीच का जो हिस्सा था वो दोआब था। एक तरीके से गंगा और यमुना के जो तटवर्ती इलाका, बीच का इलाका था, इसे दोआब कहा गया था। ये कैसा होता था, उपजाऊ होता था। कैसा होता था, तो आप कहेंगे कि ये जमीन जो थी कैसी थी, उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। और उपजाऊ भूमि होने की वजह से राजा चाहता था कि यहाँ से कर क्या आए, ज्यादा है। इसका एक रीजन ये दिया जाता है, ठीक है। एक आप सभी को पॉइंट ये ध्यान रखना है, मैं ऊपर वाली चीज को रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसको। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी चीजें समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसके अंदर इसको भी समझते हुए चलेंगे। एक सेकेंड इसको रफ कर दूं। तो दोआब में कर वृद्धि करने का कई रीजन था। सबसे पहला तो कि यहाँ के लोगों ने क्या किया था, मंगोलों को आमंत्रित किया था। आमंत्रित करने का मतलब होता है इनवाइट करना। मंगोल उस समय एक खतरनाक लोग थे। खतरनाक इसीलिए थे क्योंकि जहां पर भी वो हमले करते थे उस पूरी जगह को तहस नहस कर देते थे। उस पूरी जगह को क्या करते थे, ये तहस नहस कर देते थे। और कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई दास के यहाँ पर जो लोग थे यहाँ के दुआब के, तो यहाँ के लोगों ने इनवाइट किया, तो भाई राजा इन्हें दंड देना चाहता था और दंड देने की वजह से या पनिशमेंट देने की वजह से उसने क्या किया, दुआब में कर वृद्धि कर दी। परंतु उस समय दुर्भाग्यवश क्या था, उस समय दोआब में अकाल पड़ रहा था। वहां के लोग जो थे वो क्या नाम था, टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे और कर और बढ़ा दी। तो वहां के लोग बागों ने खेती बाड़ी भी छोड़ दी और लूटपाट करने लगे। टैक्स आने की जगह लोगों ने टैक्स बंद कर दिया और देना। और जब राजा ने दमनकारी नीति अपनाई तो बहुत से लोग जंगलों में भाग गए और बहुत से लोगों ने राजा का विरोध कर दिया। जब राजा का विरोध किया तो राजा ने उनके ऊपर क्या किया, एक तरफा गोली चलवाई। आप सभी को ध्यान रखना है, उस समय गोली नहीं तो लोगों की हत्या करवा दी। आप ये कह सकते हो कि एक तरफा लोगों की क्या करवा दी, उस समय हत्या करवा दी। और सिर्फ 17 वर्ष से जो नीचे के थे उनको जिंदा छोड़ा, बाकी सभी को मरवा दिया।
दोआब के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए इसकी वजह से। और जब दोआब के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब राजा को जब वास्तविक स्थिति का पता चला तो इन्होंने क्या किया, भाई कुएं खुदवाए, राजा ने खुद ही कुएं खुदवाए, लोगों को हर्जाना दिया और साथ ही साथ में लोगों का टैक्स जो था बढ़ाया था उसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहली योजना दोआब में कर वृद्धि करने की थी, ये असफल रही। दूसरी योजना रहती है इसकी राजधानी परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन की, अब ये राजधानी परिवर्तन क्या है, जरा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई दिल्ली से राजधानी कहाँ है, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी कह सकते हो आप, वहां पर राजधानी बनाई गई। दिल्ली से कहाँ बनाई गई, दौलताबाद। और जब राजधानी परिवर्तन की गई तो उस राजधानी परिवर्तन करने में लगभग 700 मील का रास्ता था। उस 700 मील में जगह जगह पर ठहरने के स्टेशन बनाए गए, पक्की सड़कें बनाई गई, सराय बनाए गए, सड़क किनारे पेड़ लगाए गए ताकि जाते जाते कोई थक जाए तो पेड़ के नीचे आराम कर सके। सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ पर दिल्ली में जितने लोगों की जमीन थी वो सारी की सारी जमीन नपवाई और द्वारा वहां पर भी जमीन दी। लोग कहते हैं कि भाई राजधानी परिवर्तन करना जो है ये एक मूर्खता का कार्य था, क्योंकि कुछ समय बाद ही या कुछ सालों बाद ही जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कहा कि ठीक है अब जो दिल्ली जाकर बसना चाहता है वो दिल्ली जाकर बस सकता है। तो ये एक बेवकूफी भरा फैसला था, हम ये कह सकते हैं। और वे इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इतना पैसा खर्चा हुआ और इससे भी बड़ी बात थी, ये जो योजना जब बनाई गई तो इसकी असफलता के कारण क्या था, इसका असफलता का कारण ये था कि लोगों से या फिर उस समय के जो मंत्री वगैरह थे उससे क्या नहीं किया, इन्होंने सलाह नहीं किया इस वजह से। और दूसरी बात, दोआब में कर वृद्धि करने की जो योजना थी ये असफल क्यों होगी, क्योंकि दोआब में उस समय वास्तविक स्थिति का पता नहीं था, इसीलिए ये योजना असफल हो गई। राजधानी परिवर्तन में है कि भाई मंत्रीगण से डिस्कशन नहीं किया गया, इसीलिए असफल रही। और साथ ही साथ में वो दिल्ली की जनता को दंडित भी करना चाहता था, क्योंकि राजा को वो अभद्र पत्र लिखते थे, क्योंकि राजा की उस सनक से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। एक ये था। अगली योजना के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगली योजना, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पक्का आएगा क्वेश्चन। अगली योजना की बात करें तो एक है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी अभी है कि सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये है कि एक नई करेंसी चलाई। गोल्ड और जो चांदी था उसकी करेंसी कम हो गई थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था डूब रही थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी, इसीलिए। और लोगों के लिए एक नई कागज की करेंसी चलाई गई। वो कागज की जो करेंसी थी वो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी थी चाइना में, लेकिन राजा ने फिर भी इस योजना को चलाया। और ये योजना असफल भी रहती है। ये योजना जो असफल रहती है उसका सबसे बड़ा रीजन यही था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, घर में ही टकसाल खोल लिए सिक्के बनाने वाले। और घर में जब टकसाल खोल लिए तो सारा का सारा सोना घर में इकट्ठा हो गया और बाहर केवल तांबे और पीतल या नॉर्मल सिक्के चलने लगे थे। खुरासान कराचल योजना भी असफल रहती है, उसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, आप वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की न्यायाधिकार प्रणाली क्या थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन पक्का आएंगे जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से, इसमें से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे पेपर में विजयनगर लिखा आएगा या आपके पेपर में बहमनी साम्राज्य लिखा आएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों एक साथ ही है। तो उसकी न्यायकारी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो उसकी अमर नायक प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, अमर नायक प्रणाली, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना था इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की जागीरदारी, अकबर से औरंगजेब तक जागीरदारी जो व्यवस्था थी उसका वर्णन करना था। ये सेपरेट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए जल्दी ये अपलोड हो जाएगा। ये अभी तक अपलोड नहीं है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। अकबर की राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब अकबर की राजपूत नीति इनमें पूछ ली गई है, तो यहाँ पर आप सभी से पक्का पक्का मैं कह रहा हूँ कि अकबर की जो धार्मिक नीति है आपसे वो पूछा जाएगा। आपसे यहाँ पर औरंगजेब की दक्षिण नीति आपसे पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पक्के हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। मुगल और मराठाओं के बीच में संघर्ष कौन कौन से हुए हैं, तो बेसिकली औरंगजेब के शासन काल में हुए हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट नोट में अगर आ भी सकता है तो ये शॉर्ट नोट में आएगा, बट आने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर आपसे चिश्ती सिलसिलों के बारे में आया है। चिश्ती सिलसिले कितने सिलसिले हैं आप सभी को पता है भाई। चिश्ती सिलसिले में आ जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, और इसके अंदर आप देखोगे और भी है, 5 टोटल आएंगे टोटल। इसमें से एक निजामुद्दीन पीर औलिया भी है ना, और एक सलीम चिश्ती भी है। तो 5 ही हैं इसके अंदर। तो इन 5 के बारे में आप सभी को वर्णन करना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन जल्द से जल्द मैं आप सभी के लिए अपलोड करवा दूंगा। यहाँ पर
आप लोगों के लिए अपलोड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, समकालीन इतिहास लेखन में मुगल साम्राज्य किस प्रकार एक अलग ढंग से चित्रित किया जाता है। तो भाई अलग अलग विद्वानों से अलग अलग ढंग से चित्रित करते हैं। कई लोग इसे कलाकृति के रूप में देखते हैं, ये कलाकृत थे, इन्होंने बहुत ज्यादा कलाएं करी थी, पहली चीज। कई लोग इसको इस तरीके से इस संदर्भ में भी देखते हैं कि मुगल काल के अंदर जो है जैसे मनसबदारी व्यवस्था थी उसका भी इमर्जिनेशन हुआ, उसमें इमर्ज हुआ। मुगल काल के अंदर धर्म को सहिष्णुता भी मिली और धर्म का जो है कट्टरतापन वो भी आया बहुत ज्यादा। ये आप सभी को याद रखना है। और इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे एकता प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड है, ये जल्दी आप सभी के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि सुधार आपको बताने हैं। कृषि सुधार में उन्होंने एक चराई का और एक गहराई का कर, 2 कर लगाए थे, आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जहांगीर के चित्रकारी कला है, इसके बारे में आप सभी को वीडियो मिलेगी। कबीर के बारे में भी वीडियो आप सभी को जल्दी मिलेगी। आपके पेपर से पहले सारी वीडियोस जो है अपलोड कर दी जाएगी। और बाकी जितने क्वेश्चन है इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। 2 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तो आपका 40 नंबर का पेपर इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी के कंफर्म है, पक्के है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ना चाहे तो आप इस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है, उन लिंक्स के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।